हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज क्लास नंबर 7 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट 6 क्लासेस में बहुत कुछ कर चुके हैं हम। ट्रेडिंग अकाउंट हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, कोई भी टॉपिक उसमें नहीं बचा, सब कुछ समझ लिया है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए, तो वो हमारा खत्म हो चुका है। इसीलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे, उसकी एक एक चीज़ को समझेंगे। डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, सब कुछ इसी क्लास में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अलग अलग क्यों बन रहे हैं। जैसे नो, क्या दोनों सेपरेट अकाउंट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है, उसका रीजन क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में समझा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली आपको दो तरीके की पढ़नी है। एक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब एक ही अकाउंट आपको बोला गया था कि भाई एक ही अकाउंट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब यहां पे हमने पहले पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, अब पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझो कि आपको जो बताया गया था कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही बताया गया था। मैं प्रॉफिट एंड लॉस को पीएनएल लिख रहा हूं तो समझ जाना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस एक ही अकाउंट को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि दोनों बिल्कुल सेपरेट अकाउंट है, कि ट्रेडिंग अकाउंट आप अलग बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाओगे। अकाउंट एक ही है, लेकिन आपने किया क्या है, एक अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे कि आपको पता है, पहला पार्ट आपने क्या सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या सीखा है, ट्रेडिंग अकाउंट सीखा। और अब जो हम सीखने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, राइट। अब ऐसा क्यों था, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्या किया है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने देखा कि जो आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मतलब कि आपने गुड्स परचेज करे। लेट्स से आप कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपने कुछ गुड्स परचेज करे, ठीक है। परचेज करने के बाद उसमें कुछ एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं, आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है, प्रोसेस किया और उसको सेल कर दिया, यही किया। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने परचेज का एक्सपेंस डाला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाले, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और खत्म। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट से आपने क्या कैलकुलेट किया, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का मतलब सिंपल सा था कि जो आपके मेन मैन्युफैक्चरिंग है, जो मेन प्रोडक्शन है, मेन बाइंग एंड सेलिंग है, उससे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसमें आप कितना मार्जिन अर्न कर रहे हो। ग्रॉस प्रॉफिट का वही मतलब था। लेकिन दोस्तों, बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ क्या मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, सेलिंग यही चाहिए? नहीं, उसके साथ और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं, हाँ या ना। जैसे कि अब अभी हमने सीखा कि ट्रेडिंग में सिर्फ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन आपका एक ऑफिस होगा, ऑफिस में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, एक टेक्निकल टीम होगी, एचआर टीम होगी, एडमिन टीम होगी, मार्केटिंग के अलग खर्चे होते हैं। आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट होती है। एडवर्टाइज करे बिना, प्रमोट करे बिना क्या कोई बिजनेस चल सकता है? बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। ऑफिस में बैठे हुए बहुत सारे अकाउंटेंट्स होंगे जो अकाउंटिंग कर रहे होंगे, लेकिन उन सबके एक्सपेंसेस को आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था मैन्युफैक्चरिंग से। लेट्स से कि आपने चॉकलेट मैन्युफैक्चर करनी है, तो चॉकलेट मैन्युफैक्चर करके सेल करना इस डायरेक्ट ऑपरेशंस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, तभी आपने उसको कहां लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप सिर्फ ये बता रहे हो कि देखो भाई, अगर मैं चॉकलेट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैन्युफैक्चरिंग करने में कितनी कॉस्ट आ रही है और आपकी सेल्स कितनी है, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और चीजें होती हैं। आपका ऑफिस होगा, हो सकता है आपका कोई शॉप हो, कोई आउटलेट हो, वहां के खर्चे होंगे, हाँ या ना। क्या अभी तक आपने वो कंसीडर करे? नहीं, वो सारे आप कहां लिख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अभी जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट किया वो सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस का मतलब क्या है कि ये भी पूरा नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें आपको प्लस माइनस करनी है। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अभी तो आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकला है। अभी मुझे ये निकालना बाकी है कि पूरे बिजनेस से, जो आप बिजनेस कर रहे हो, इन टोटैलिटी, टोटल आपको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको मैं क्या बोलूंगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। मेन तो मुझे यही चाहिए, जो मेरी जेब में पैसे जाएंगे, जो मेरे कैपिटल में ऐड होगा, वो नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा, हाँ या ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स जाती है, बहुत आसान है।
ट्रेडिंग अकाउंट था जो हमें समझना था, उसमें हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ही ज़्यादा आसान है। जल्दी से देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाता है और उसके क्रेडिट साइड में क्या जाता है। तो देखो, ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। जैसे नॉर्मल एक लेजर का फॉर्मेट होता है वही है, राइट। फॉर्मेट में तो कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट ए है, मतलब फर्स्ट पार्ट, पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपने क्या कैलकुलेट किया कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यही आपने कैलकुलेट किया है कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ। और अब आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट लॉस निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो जो पहली आइटम आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्यों होगा सर? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो कि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल अलग है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, अकाउंट एक ही है, अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, अब आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। तो जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वहीं से तो शुरू करोगे। आपने निकाल लिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग से, बाइंग सेलिंग से कितना प्रॉफिट होता है, निकाल लिया। तो जितना आपने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है उसी प्रॉफिट से तो अब आप सारे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करोगे। लेट्स से कि आपका बिजनेस है, ठीक है, आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया, मेरा 1 लाख का प्रॉफिट है। अब आप देखोगे कि मेरे ऑफिस में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हाँ या ना, मेरे मार्केटिंग में कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, मेरे डिस्ट्रीब्यूशन में कितने एक्सपेंस हो रहे हैं। तो जितने भी वो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ही तो माइनस करोगे, तभी तो निकलेगा कि भाई कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट का मतलब है टोटल। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट को आप बिल्कुल सेपरेट कर दोगे और दोबारा से शुरू करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं है, तो कॉन्टिन्यूएशन में। बस आपने डिवाइड करा, और डिवाइड क्यों करा मैंने आपको बता दिया। एक आपने निकाला है कि मैन्युफैक्चरिंग से कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब आप निकालोगे कि आपको टोटल बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है, हाँ या ना। तो जो पहला आइटम लिखोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या ग्रॉस लॉस कितना है। तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो कहां लिखोगे? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, क्यों? देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? वो सारे अकाउंट्स जो या तो एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन्स की बात करते हैं, है ना। तो नॉमिनल अकाउंट है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर आपका कोई प्रॉफिट है, कोई इनकम है, कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड पे, यस और नो। दूसरा रीजन इसका क्या है कि जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि अभी आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तभी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, यस और नो। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इसीलिए कहां लिखना है? क्रेडिट साइड पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। आपने क्या लिखा पहले? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। जो भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला वो ग्रॉस प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, यस और नो। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी आपके एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखे गए वो सब यहां पे लिखोगे। तो मुझे आपको एक्चुअली में बताने की जरूरत ही नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन करी थी कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, यस और नो। अगर आपको याद है तो हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम आएगी। ये देखो आपको दिख रहा है, तो ये हमने किया था आई थिंक 3rd क्लास में, जो हमारी 3rd वीडियो थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगी? डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ डालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। जो आपका ऑफिस है, जो आपका आउटलेट है, शोरूम है, कोई शॉप है, वो कहाँ डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस अब देखो, अब बात ये है कि आप मुझसे पूछोगे कि सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? आंसर पता क्या है कि जो डायरेक्ट नहीं होते। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है वो इनडायरेक्ट है। सर ये क्या बात हुई? देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत लिमिटेड है, हाँ या ना। आपने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखे थे वो बहुत लिमिटेड थे। मेन आपके कौन कौन से हैं? जो परचेजेस हो गई, आपके वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, फैक्ट्री का रेंट, ये सब चीजें, पावर फ्यूल, ये बहुत लिमिटेड है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस और होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट है। या आपको मैं बोलता हूं वो एक्सपेंसेस जिनका मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो सारे इनडायरेक्ट है। ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन अब क्या है, जो लिस्ट है वो कोई एग्जॉस्टिंग लिस्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यही एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, दुनिया भर के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ऑफिस में आप सोचो कितने टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टेशनरी का, प्रिंटिंग का, टेलीफोन का, और बहुत सारे हो सकते हैं ना, मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट का, बहुत सारे एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई लिस्ट ऐसी नहीं है कि यही लिस्ट है और यही आएंगे,
ये सुनो, तो आपको हमेशा क्या मान के चलना है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जिनका मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए, वो कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंसेस में क्या लिखूंगा, यहां लिखते हैं टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी आपके ऑफिस में होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो ऑफिस को मैनेज करने के एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस। अब डेबिट साइड पे क्यों लिखा है आप समझ गए होगे, एक्सपेंसेस कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे, इनकम कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। हर नॉमिनल अकाउंट का यही रूल होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपने यही किया था, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं, क्रेडिट में इनकम लिखी है। ये सुनो, अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, जो ऑफिस का रेंट होगा, जो आपका ऑफिस का रेंट है वो क्या है, ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट है। क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी रिलेशन है, नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद सैलरीज जो होती है, जो आप एम्प्लॉयज को सैलरीज देते हो, अब सैलरीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको सैलरीज दे रखी है तो ऑफ कोर्स वो इनडायरेक्ट है, ऑफिस के एम्प्लॉयज को आप सैलरी दे रहे हो। लेकिन आपको अगर आपको दे दिया वेजेस एंड सैलरीज, याद आया, अगर वेजेस एंड सैलरीज है तो आप उसको क्या मानते हो, वेजेस, उसमें डोमिनेंट पार्ट कौन सा है, वेजेस, तो उसको आप कहां डालते हो, डायरेक्ट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अगर आपको देंगे सैलरीज एंड वेजेस, अगर उन्होंने क्या लिखा है, अगर उन्होंने लिख दिया सैलरीज एंड वेजेस, तो सैलरीज एंड वेजेस का मतलब क्या है कि मेन पार्ट सैलरीज का है, तो आपको फर्स्ट वर्ड देखना है। अगर फर्स्ट वर्ड वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर फर्स्ट वर्ड सैलरी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कहां डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है। उसके बाद ऑफिस में बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपका क्या आ गया यहाँ पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आ गया। वही तो कह रहा हूँ कि लिस्ट ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं आपको लिस्ट बता दूंगा और यही आएंगे, ठीक है। आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो किसके होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्शन उसका बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आपको वो कहाँ डाल देने हैं, सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस आपको कहाँ डालने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि अब मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट मतलब बिजनेस में जो भी चल रहा है, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी लॉसेज हो रहे हैं, उन सबको इंक्लूड करना है और एंड में बता दो कि मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। और एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ऑफिस में आपके पोस्टेज के एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, आपको कहीं पोस्ट है, पोस्ट भेजनी है, कुरियर भेजना है, तो ऑफिस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आपका टेलीफोन का एक्सपेंस होता है, इंटरनेट का एक्सपेंस होता है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स ये सारे एक्सपेंसेस भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन इनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऑफिस का रेंट और चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग कोई कनेक्शन नहीं है ना, इसलिए आपने इसको कहाँ नहीं लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब कहाँ लिख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ही हम एक और हेडिंग बना सकते हैं, ये तो हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एक होगा मेन जो आपका हो सकता है मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, जो आपके मार्केटिंग एंड प्रमोशंस के एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऐसे आपको हेडिंग करके नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए हेडिंग लिख रहा हूँ कि ये कौन कौन से एक्सपेंसेस है। आपको सिंपली क्या लिखना है, अगर आपको ऑफिस का रेंट दिया है तो आप सिंपली क्या लिखोगे, टू ऑफिस रेंट, टू सैलरीज, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, राइट। ये तो मैं आपको समझाने के लिए हेडिंग्स में क्लासीफाई कर रहा हूँ कि ये वाले एक्सपेंसेस जनरली ऑफिस के होते हैं, ये वाले एक्सपेंसेस मार्केटिंग के होते हैं। तो सेकंड हेड में बना लेता हूँ मार्केटिंग एंड प्रमोशन। मार्केटिंग एंड प्रमोशन लिख सकते हो, नहीं तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, कि जो एक्सपेंसेस आपने गुड्स को सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करें, डिस्ट्रीब्यूशन, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, राइट। अब इसमें मेन एक्सपेंसेस क्या आ जाएंगे, जो आपका एडवर्टीजमेंट होता है, प्रमोशन होता है, वो सब एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट हो गया, बिल्कुल हो गया, यस और नो। आप जो भी एडवर्टाइजमेंट कराते हो उनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। चॉकलेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए, चॉकलेट को सेल करने के लिए चाहिए। तो जो भी सेलिंग के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी आप कहाँ डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। उसके बाद एक मेन एक्सपेंस आता है आपका कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। एक हमने एक्सपेंस पढ़ा था कैरेज इनवर्ड, और कैरेज इनवर्ड हमने कहाँ डाला था, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या था कि लेट्स से आपका बिजनेस है, तो आपने गुड्स परचेज किए सप्लायर से, तो सप्लायर की प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे सप्लायर की शॉप है, वहां से अपनी फैक्ट्री तक उन गुड्स को लाने का जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, फ्रेट होगा, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, जो भी हुआ है वो होता है कैरेज इनवर्ड। तो परचेज के टाइम पे जो आपने कैरेज पे किया, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस।
परचेज के लिए किया है, राइट, तो वो कहाँ गया, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन सेल्स के टाइम, अब कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है, कैरेज आउटवर्ड का मतलब है कि लेट्स से आपने किसी को गुड्स सेल करें, अब गुड्स सेल करें, आप क्या कर रहे हो, आप होम डिलीवरी कर रहे हो, तो आपकी बिजनेस की जगह से, जो आपकी शॉप है, जो आपका शोरूम है, वहां से कस्टमर के घर तक आपका कुछ ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस लगेगा, कुछ लोडिंग अनलोडिंग का लगेगा, तो वो जो है वो सेल्स के टाइम पे हो रहा है, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। जैसे अमेजोन से आप कुछ मंगवाते हो तो अमेजोन आपके घर में फ्री डिलीवरी देता है, यस और नो, तो उसका तो एक्सपेंस लग रहा है ना, आपसे चार्ज नहीं कर रहा, उसका एक्सपेंस है। सेल्स के टाइम पे जो वो एक्सपेंस लग रहा है दैट इज कैरेज आउटवर्ड। सेल्स के टाइम लग रहा है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लग रहा है, नहीं, इसलिए वो क्या है, इनडायरेक्ट। तो कैरेज को आपको ध्यान देना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप और क्या लिख सकते हो, एक होता है सेल्समैन कमीशन। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं, सेल्समैन कमीशन, बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्समैन रखते हैं, है ना, आपके घर पे वो प्रोडक्ट बेचने के लिए आते थे, राइट। जैसे आपने LIC का देखा होगा, वो LIC बेचने के लिए आते हैं, बहुत सारे ऐसे बाहर घूम रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट बेचने आते हैं किसी कंपनी का, तो वो क्या है, वो सेल्समैन है, आपके घर आ रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जैसे वो प्रोडक्ट बेचते हैं उनको एक कमीशन मिलती है, कंपनी उनको एक कमीशन देती है। सेल्समैन कमीशन आप क्यों दे रहे हो, आपका बिजनेस है, आप सेल्समैन को कमीशन दे रहे हो, क्यों, ताकि वो सेल्स करे, यस और नो, आगे सेल्स करेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आप लेकिन उनको क्या दे रहे हो, कमीशन। एक तरह से आप ये मान लो जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको आप सैलरी देते हो, है ना, एक तरह का वो मान लो, बस उनकी जो सैलरी है वो सेल्स पे कनेक्टेड है। सिंपल सी बात, सेल्स का एक्सपेंस है, सेल्स के टाइम हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यस और नो। और इसमें अदर एक्सपेंसेस में हम लिख देते हैं, इसमें बहुत सारे और हो सकते हैं, जैसे एक होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी मैं बता देता हूँ। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है कि जैसे आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, इंडिया से बाहर आपने सेल करना है, आपको अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करना है, ठीक है, तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने के टाइम पे आपको एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है, एक चार्ज पे करना पड़ता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। हमने इंपोर्ट ड्यूटी डिस्कस किया था। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब था जब आप गुड्स को परचेज करते हो बाहर से, किसी बाहर वाली कंट्री से, तो तब आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, तो वो परचेज के टाइम आपने पे करी थी, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है, गुड्स को सेल कर रहे हो बाहर, तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है कस्टम्स में, ठीक है, वो क्या है आपका इनडायरेक्ट, क्योंकि सेल्स के टाइम पे कर रहे हो। उसके बाद आपके पैकिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो आपके पैकिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सेम एग्जांपल अमेजोन का, आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो प्रॉपर पैक होके आता है, ठीक है, कार्डबोर्ड में पैक होता है, किसी प्लास्टिक बैग में पैक होता है, यस और नो, तो उसका एक्सपेंस तो लग रहा है ना, वो क्या है, पैकिंग एक्सपेंसेस, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इन शॉर्ट मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, करेक्ट, ठीक है। इसके बाद एक हेडिंग हम बनाते हैं जो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस बच गए, 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि लेट्स से अगर आपको क्या हुआ, आपने कोई डोनेशन दी है, ऐसा होता है ना कि आप डोनेशन दे देते हो, अब अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो वो भी आपका एक्सपेंस है ना। आपने लेट्स से कोई भी कैश में डोनेशन दी है, गुड्स में डोनेशन दी है, जो भी किया है, डोनेशन अकाउंट को डेबिट करते हो, चैरिटी अकाउंट को डेबिट करते हो, तो वो आपका एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, अगेन कहाँ डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपके बैड डेट्स हो गए, अब बैड डेट क्या है, आपका लॉस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेज हैं जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डाले, कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डेट लॉस है। अगेन एक लॉस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लेट्स से आपने एक मशीनरी सेल करी है 1 लाख रुपीज़ की, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1,50,000। अब 1 लाख रुपीज़ की जो आपने मशीनरी सेल करी है वो कैपिटल रिसीट होती है। क्या होती है, कैपिटल रिसीट, वो यहाँ नहीं डालनी। जितना लॉस आपको हुआ है, मैं आपको इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, मशीनरी की कॉस्ट थी 10,000, ओके, आपने इसको सेल कर दिया 8,000 में, कितने में, 8,000 में, ठीक है। ये 8,000 रुपीज जो है ये तो कैपिटल रिसीट है, याद आ रहा है, हमने डिस्कस किया था। तो ये यहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो रेवेन्यू आइटम्स आते हैं जो आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं, इसको नहीं डालना। लेकिन जो ये 2,000 का लॉस हुआ है, आपको 2,000 का लॉस हुआ है, वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि लॉस हुआ है। जितने भी लॉसेज है वो यहाँ पे डालोगे, जितने भी लॉसेज, इनकम, सब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स बेचने पे लॉस हो गया, यस और नो। उसके बाद एक और एक्सपेंस आता है जो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, वो है डेप्रीसिएशन। क्या है? डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस। ठीक है, डेप्रीसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। याद रखोगे आप कि डेप्रीसिएशन क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? मशीन्स का वेयर एंड टेयर हुआ, आपने मशीन्स को यूज़ किया, मशीन से आपने बेनिफिट डिराइव किया, वो आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो जो मशीन है, ठीक है, कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि मशीन जो डेप्रीसिएशन है वो डायरेक्ट क्यों नहीं है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊं, डेप्रीसिएशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बुक्स देखोगे तो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी। ये जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। एक और आपका सब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, वहां शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? मशीन को यूज करना। आप मशीन को यूज कर रहे हो, जितना आपने यूज किया, जितना आपने उससे बेनिफिट लिया, वो डेप्रीसिएशन है, इसलिए वो एक्सपेंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो आपने एक मशीन परचेज करी, आपने एक मशीन परचेज करी 1 लाख रुपीज़ की। इसकी जो लाइफ थी, यूजफुल लाइफ, वो है 5 ईयर्स। मतलब आप इस मशीन से 5 ईयर्स का बेनिफिट ले सकते हो, 5 ईयर्स तक बेनिफिट ले सकते हो। तो जो फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर में आप डेप्रिसिएशन बुक करोगे 20,000 का। क्यों? क्योंकि आपने मशीन को यूज़ किया और यही माना जाएगा कि 20,000 की आपने मशीन यूज़ कर ली है, तो वो आपका एक्सपेंस हो गया और वो आप डाल रहे हो डेप्रिसिएशन। कहाँ डाल रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मशीन जो है वो तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रही है, तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं है? अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो फैक्ट्री में यूज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी उसको इनडायरेक्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि आप उसकी कॉस्ट निकाल नहीं पाओगे। क्या मतलब है कि लेट्स से अब मशीन जो है, हो सकता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही हो, एक ही मशीन, आप मान लो अलग अलग चॉकलेट्स बना रहे हो, उसके बाद आप कुछ चिप्स बना रहे हो, तो हो सकता है वो मशीन आप सब में यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकालना होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको क्या निकालना होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मशीन है, आप मशीन से ये कैसे निकालोगे कि भाई जो आपने गुड्स सेल करे हैं उसमें आपने मशीन कितनी यूज करी है? ध्यान से सुन लो, मैं बोल रहा हूं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है ये। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट है। ठीक है, देखो कोशिश करते हैं। जो मशीन है, ठीक है, आपने मशीन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए होंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि जो गुड्स आपने सेल कर दिए उसका एक्सपेंस निकालना है आपको। तो आप निकालोगे कैसे? जो गुड्स आपने सेल कर दिए, आप कैसे निकालोगे कि उन गुड्स में आपने मशीन को कितना यूज किया है? नहीं निकाल पाओगे ना, राइट। तो मान लो कि आपने पूरे साल में बहुत सारे गुड्स मैन्युफैक्चर करे, लेट्स से 10,000 गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करे, ठीक है, लेकिन आपने बेचे सिर्फ 8,000, 7,000, 6,000। तो आप कैसे निकालोगे कि 7,000 गुड्स जो आपने बेचे हैं उसमें आपने मशीन को कितना यूज किया? आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। डायरेक्टली आप जो मशीन है, जो आपने मशीन को यूज किया है, जो हमारा डेप्रिसिएशन है, उससे आप गुड्स को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप उसकी कॉस्ट निकाल नहीं सकते, इसलिए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानते। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है, इसलिए इसके चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी आप इतना मान लो कि जो डेप्रिसिएशन है वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है। समझ में आ गया? अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई, अच्छी बात है, नहीं आई तो घबराना नहीं है, राइट। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो हमने एक्सपेंसेस डाल दिए, इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ रिपेयर्स, है ना, आपने मशीन का रिपेयर कराया, मेंटेनेंस कराई है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जो और डेबिट साइड पे आ सकते हैं। लिस्ट एंडलेस लिस्ट है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सारे नहीं लिखने, हमें बिल्कुल भी नहीं लिखने। मैंने आपको बता दिया आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बात खत्म। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीजें आएंगी? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा जो भी आपको इनकम हो रही है वो सारी इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या था कि जो काम आप कर रहे हो, जो गुड्स में आप डील कर रहे हो, जो सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, उससे आपको कितना रेवेन्यू हो रहा है। यस और नो? जैसे सेल है, सेल मतलब जो गुड्स, चॉकलेट्स आपने मैन्युफैक्चर करी है, चॉकलेट से आपका रेवेन्यू कितना हुआ, सेल्स कितनी हुई, डायरेक्ट है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए आपने कहाँ डाली? ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके अलावा जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होगी वो आप कहाँ डालोगे? आप वो डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर इनडायरेक्ट इनकम कौन सी हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कहीं से, इंटरेस्ट रिसीव्ड,
इंटरेस्ट कैसे रिसीव हो सकता है? आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनडायरेक्ट है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है आपका कि लेट्स से आपने क्या किया, रेंट रिसीव हुआ, आपने ऑफिस का कुछ पार्ट आपने क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो आपको क्या हो गया, रेंट रिसीव हो गया। अगेन इनडायरेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद लेट्स से जैसे हमने वहां पे लॉस ऑन सेल लिखा, हो सकता है आपको फिक्स्ड एसेट्स पे गेन हो जाए, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो अगेन इनडायरेक्ट इनकम है ना भाई, इनडायरेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, बात समझ में आ रही है, राइट। इंटरेस्ट है, रेंट है, गेन है, ये सारे इनडायरेक्ट इनकम है। अगेन लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर वो आपके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली इनकम नहीं है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम है। बात समझ में आ गई, राइट। उसके बाद एक आइटम है जो मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होती है, और दोस्तों वो है अप्रेंटिस प्रीमियम। अप्रेंटिस प्रीमियम, राइट। जिन बच्चों ने ये चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको समझ में आ गया होगा कि उनको ये एक्चुअली में समझ में नहीं आता कि यार ये अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है। अब देखो अप्रेंटिस प्रीमियम का मतलब क्या होता है। अप्रेंटिस प्रीमियम का पहले मतलब ये है कि लेट्स से आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। मान लो कि आपका बिजनेस चॉकलेट्स बेचने का है, तो आपके मेन ऑपरेशंस क्या है, चॉकलेट को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, साथ साथ में ये सिखाते भी हो कि भाई बिजनेस कैसे करना है। आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, तो आपने क्या कहा, आपने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि बिजनेस को शुरू कैसे करना है, ठीक है, बिजनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। आपका मेन काम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का नहीं है, यस और नो, आप मेन काम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का नहीं करते, तो आपके लिए वो क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट इनकम। अगर कोई भी आपसे सीखना चाहे कि बिजनेस कैसे करना है, तो आप उनको सिखा रहे हो, एक ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है। तो क्या हो गई, वो ट्रेनिंग से जो पैसे आ रहे हैं दैट इज अप्रेंटिस प्रीमियम। और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कुछ और सिखा रहे हो। लेट्स से आपके एम्प्लॉयज है, आपने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि अगर आप अपनी ये वाली स्किल, मार्केटिंग की स्किल्स या वीडियो एडिटिंग की स्किल्स कुछ भी और सीखना चाहते हो तो मैं आपको सिखा दूंगा। तो एम्प्लॉयज बोले ठीक है, आपने कहा आप कुछ पैसे चार्ज करोगे, तो वो क्या है, अप्रेंटिस प्रीमियम है। आपका मेन काम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने का है क्या, नहीं। आपका मेन काम उनको मार्केटिंग सिखाने का है क्या, नहीं। लेकिन आप सिखा रहे हो, आप उनको एक ट्रेनिंग दे रहे हो और उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या है, अप्रेंटिस प्रीमियम। बात समझ में आ गई। इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि वो चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। आपका मेन काम तो चॉकलेट को सेल करने का, लेकिन साथ साथ अगर आप कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हो किसी को भी, उसके अगेंस्ट में जो आपको अमाउंट रिसीव होता है वो आप कहाँ लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है, यस और नो। तो मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा। एक चीज यहाँ पे मिस हो गई, देखो अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ग्रॉस लॉस होगा, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे। ये बात तो क्लियर है, ऑब्वियस है, ठीक है। आपने डेबिट साइड की आइटम लिख दी, आपने लिख दी क्रेडिट साइड की आइटम, बहुत सारी आइटम्स और होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें पता चलता रहेगा कौन कौन सी आइटम्स है, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आप किसी भी लेजर को बैलेंस करते हो, इसको भी बैलेंस करोगे, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल निकालोगे। रफ में निकाला, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड में आपने क्या लिखा है, सारे का सारा प्रॉफिट इनकम, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो दोस्तों वो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कहां लिखोगे फिर, टू नेट प्रॉफिट। मैंने क्या बोला, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया, मान लो क्रेडिट साइड का टोटल आया 1 लाख रुपीस, और आपने डेबिट में जो भी एक्सपेंसेस लिखे उनका टोटल किया और वो एक्सपेंसेस आ गए 80,000। कितने आ गए, 80,000। तो जो 20,000 क्रेडिट साइड पे एक्स्ट्रा आए हैं, जो आपकी इनकम है, वही आपका क्या है, नेट प्रॉफिट। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, नेट प्रॉफिट, ठीक है, और टोटल में 1 लाख रुपीस। लेजर को बैलेंस करना आपको ऑलरेडी आता है। उल्टा भी हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस ज्यादा है, आपकी इनकम कम है, तो वो क्या करोगे, आपको लॉस हो गया बाय नेट लॉस, तो वो लिखोगे बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस, और नेट लॉस आपने यहां पे लिख दिया।
यहाँ पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर दिया, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत आसान सा अकाउंट है, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम, लॉसेस, गेन्स हैं, इनडायरेक्ट जितनी भी चीजें हैं रेवेन्यू नेचर की, वो आपने कहाँ लिख दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो चीजें आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखी थी, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट निकाला, नेट लॉस निकाला। ये जो भी नेट प्रॉफिट आया है या जो भी नेट लॉस आया है, इसका क्या होता है, इसके बाद इसका क्या होगा। अब एक बात बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने निकाल लिया कि मुझे बिजनेस से इतना नेट प्रॉफिट हुआ है, ये है किसका, सोल प्रोप्राइटर का। किसका है ये, सोल प्रोप्राइटर का। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखा था कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल में जाता है। तो जो भी कैपिटल होगी, अगर नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर नेट लॉस है तो वो आप कैपिटल में लेस कर दोगे। जर्नल एंट्रीज ऑफ कोर्स हम सीखेंगे इसकी, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में भी सीखी थी कि जर्नल एंट्रीज इसकी कैसे होंगी। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप आइटम्स को डाल दोगे, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा एक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और ताकि हमें आइडिया लग जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे प्रिपेयर होता है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लासेस में करते रहेंगे। एक क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं, देखो। ओके, सो एक एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आपको ये बहुत सारी चीजें दी है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। कहाँ डालनी है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एक करके डालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट आप जल्दी से प्रिपेयर कर लो, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, और आपको पता है वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपने लिखा है कितने का, जरा देख लें, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, 60,000 का, और 60,000 आपने ग्रॉस प्रॉफिट में लिख दिए। अब एक एक करके आइटम को देखते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहला है रेंट। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होती है, रेंट लिख दिया 5,000 रुपीज का, कुछ नहीं बताया कि भाई एक्सपेंस है, इनकम है, कुछ भी नहीं, किसका है, कुछ नहीं, क्या माने, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब तक वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि ये आपको रिसीव हुआ है, आपको हमेशा क्या मानना है कि ये आपका एक्सपेंस है। क्या मानना है, एक्सपेंस है, जो रेंट आप पे कर रहे हो, ठीक है। जब तक वो ये मेंशन नहीं करते कि रेंट रिसीव, आप ये नहीं मान के चलोगे कि वो आपकी इनकम है, क्योंकि रेंट रिसीव करना ऑब्वियस नहीं है। जो आप रेंट रिसीव करोगे वो ऑब्वियस थोड़ी है कि भाई रेंट रिसीव होगा ही होगा। आपका काम रेंट रिसीव करने का है क्या, नहीं, रेंट पे जरूर कर सकते हो। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो सकता है ऑफिस रेंट पे हो, फैक्ट्री रेंट पे हो, कुछ भी रेंट पे हो, यस और नो। यहाँ पे क्या है, रेंट दे रखा है, तो आप क्या मानोगे कि एक्सपेंस है और आपने ऑफिस का रेंट पे किया है। बात समझ में आ गई। अगर फैक्ट्री का रेंट पे किया होता तो ये मेंशन करते ये फैक्ट्री का रेंट है। देखो, जो आपके एक स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को पता होने के लिए यहाँ पे इनको मेंशन करना होगा कि ये फैक्ट्री का रेंट है। अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो रेंट इन जनरल हमेशा क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है, 5,000 रुपीज का, डेबिट साइड पे डाल देंगे 5,000 रुपीज टू रेंट अकाउंट 5,000। सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है दोस्तों, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस पे आते हैं, जो जो आप करते जाओगे उस पर टिक लगाते जाओ। ये हो गया, ये हो गया। सैलरी, सैलरी आपको पता ही है इनडायरेक्ट है, कितने की, 15,000 की। अगेन लिखा नहीं है कि एक्सपेंस या इनकम, तो आप क्या मानोगे, एक्सपेंस। 15,000 की सैलरी लिख देते हैं जल्दी से, टू सैलरी अकाउंट 15,000, बहुत आसान, 15,000 रुपीज। समझ में आ गया। इसके बाद देखो जल्दी से, अब देखो कमीशन पेड, इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने कोई कमीशन पे करी है, किसी भी चीज की हो सकती है, वो सेल्समैन कमीशन हो सकती है, किसी भी चीज की आप कमीशन पे कर रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। 7,000 रुपीज की क्या करोगे, P&L में डेबिट करेंगे, टू कमीशन पेड, टू कमीशन पेड, ठीक है। ये आपने लिख दिया, टू कमीशन अकाउंट या टू कमीशन पेड अकाउंट, जो भी लिखना है आपको। कितना है, 6,000 था कमीशन, कमीशन आपका कितना है भाई, 7,000, सॉरी 7,000 रुपीज डेबिट साइड पे आ गया, बिल्कुल आ गया। उसके बाद देखो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, आपने कोई लोन लिया था, हाँ जी आपने कोई लोन लिया होगा, राइट। लोन पे आप इंटरेस्ट पे करोगे, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एक तो पहली बात वो आपका रेवेन्यू नेचर का है। जो लोन आपने लिया था वो आपकी लायबिलिटी है, कैपिटल नेचर की। ये रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, नहीं देखा है आपने तो प्लीज जाके वीडियोस को देख लो, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, राइट। इंटरेस्ट आपने लोन पे किया, जो इंटरेस्ट होता है वो रेगुलर पेमेंट होती है,
आपको पे करनी होती है मंथली ईयरली। रेवेन्यू नेचर का होता है, इंटरेस्ट आपने पे किया 5000 रुपीज़, अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है भाई, उसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। आप क्या करोगे 5000 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। जहाँ जहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। 5000 आपको पूरा लिखना है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। 5000 रुपीज़ आपने लिख दिया। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, अभी हमने डिस्कस किया कि एडवर्टीजमेंट जो होता है वो तो इनडायरेक्ट ही है। कितने की 4000 की, अगेन यहाँ लिख दोगे, बहुत आसान है, हाँ या ना, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, सब कुछ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है जो डायरेक्ट नहीं है। टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट कितना था, मैं बातों बातों में भूल जाता हूँ, कितना है 4000। ओके, नेक्स्ट आइटम है आपका डिस्काउंट रिसीव। आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इनडायरेक्ट इनकम है, रिसीव हुआ इनकम है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं है ना, कोई भी इनकम जो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा होगी वो इनडायरेक्ट है। तो डिस्काउंट रिसीव 3000 रुपीज़, फटाफट से यहाँ पे डाल दो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे आपने लिखा कितना था 3000 रुपीज़, डिस्काउंट रिसीव आपने लिख दिया 3000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन वेरी वेरी इजी, 2000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डाल दिया आपने, बिल्कुल। कितना था फिर भूल गया मैं, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कोई केस लड़ना होता है, कोई भी लीगल चार्जेस आपने पे करे हैं, लॉयर के पे करे हैं या कुछ भी है, लीगल चार्जेस हैं, अगेन इनडायरेक्ट है, 5000 रुपीज़ जल्दी से डाल दो। लीगल चार्जेस, टू लीगल चार्जेस कितना है 5000 रुपीज़ आपने डाल दिए लीगल चार्जेस अकाउंट में। यहाँ पे अकाउंट लिख लो सब में क्योंकि अकाउंट है, 5000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स, लॉस हो गया, लॉस हो गया बैड डेट, ठीक है भाई, लॉस हो गया तो अगेन इनडायरेक्ट कहाँ डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1000 का आपको लॉस हो गया है और सारे के सारे लॉसेस कहाँ लिख रहे हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू बैड डेट्स 1000, बैड डेट्स अकाउंट 1000 रुपीज़। कितने बच गए, बस 2-3 बच गए और खत्म। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है डेप्रिसिएशन, इसकी डिस्कशन हम कर चुके हैं, कितना है 2000। डेप्रिसिएशन आपको डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब हम ट्रायल बैलेंस से लेके पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें और मजा आएगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 2000 रुपीज़, ओके। उसके बाद बचा हमारा सिर्फ 2 आइटम। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम है, कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम 4000 रुपीज़। तो यहाँ आपने लिख दिया बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 4000 रुपीज़, इनडायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे। लास्ट है लॉस बाय फायर, आग लग गई और आपको लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है, लॉस कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3000। जितने भी लॉसेज हैं वो सब कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट 3000, बस खत्म, एंड। यस और नो, इतना इजी था, बस आपको डेबिट और क्रेडिट में डालना है। एक्सपेंसेस डेबिट में आ गए, इनकम क्रेडिट में आ गए। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो फटाफट से आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल तो हम निकाल लेंगे 60, 63, 64, रफ में लिख लो 67,000। अब बस आपको थोड़ी सी मैथ्स करनी है, राइट। डेबिट साइड का टोटल करना है, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। 5000 रुपीज़ प्लस 15,000 प्लस 7000 प्लस 5000 प्लस 4000 प्लस 2000 प्लस 5000 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 3000। बस ये कैलकुलेशन है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो आसान था। ये आ रहा है 49,000, कितना आ रहा है आपका 49,000। अब मुझे एक बात बताओ, ये है 67, ये है 49, इसका मतलब आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो टोटल दोनों का आएगा 67,000, 67,000 लिख दो। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर हमारी नेट प्रॉफिट है, टू नेट प्रॉफिट 67,000। आपका डेबिट साइड का टोटल था 49,000, तो इसका मतलब आपको 18,000 का प्रॉफिट हो गया। 18,000 का आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, तो लिख देते हैं फटाफट से नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बात खत्म। सर इतना आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान है, राइट। सो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ तो आ ही गया होगा। तो ये क्लास थोड़ी लेंदी हो गई, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, फॉर्मेट देख लिया, जो चीज़ें हमने समझनी थी वो भी समझ ली है, क्वेश्चन भी कर लिया।
राइट। बस अब हमें नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीज़ें इस चैप्टर में बची है जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट, वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी डाउट है नीचे आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, राइट। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बेशक सब्सक्राइब मत करो, सारी वीडियोस देख लो, और अगर आपको लगे कि आपको मज़ा आ रहा है, आपके जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स थे वो इजी हो गए, तब ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय बाय।